Hello everyone, this is Kasturi Varsha. I'll be talking about Europeans in Bihar today. The video will be in both the languages, that is Hindi as well as in English. The text of the video will be in English. हम लोग दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं वीडियोस को। मैं हूँ कस्तूरी वर्षा वंस अगेन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग या फिर बिहार के किसी भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड ऑल्सो अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो वो भी आप मुझे दे सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कशन भी शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि जब यूरोपियंस आए थे बिहार में, तो उस समय बिहार और बंगाल और उड़ीसा जो है एक ही प्रोविंस हुआ करता था, और वहाँ पे मुगल शासक के जो सबॉर्डिनेट्स थे, दैट इज गवर्नर्स थे, वो यहाँ पर रूल करते थे। यूजुअली जो मेन प्रोविंसेस होती थे सूबा होते थे मुगल एम्परर के, वहाँ पर प्रिंसेस ही रूल करते थे, लेकिन वो अपने बिहाफ पे दीवान को अपॉइंट करके रखते थे ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देख सके। तो इसी तरह से नायब नजीम, दीवान वगैरह अपॉइंट होते थे मुगल शासकों और उनके सूबादारों के द्वारा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुगल शासन जो है हमारे यहाँ तो 1862 में ख़त्म हो गया था, लेकिन हमेशा से जो कि हमने देखा है कि पटना जो है वो एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे रीजंस रहे हैं। यहाँ पर एक्सेस था सी रूट्स का, यहाँ पर ट्रेड इसलिए हो सकता था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार होती थी, खेती बहुत अच्छी होती थी, कल्टीवेशन बहुत अच्छा था, तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती थी, प्रोड्यूस ज़्यादा होता था, तो यहाँ पे बाजार लगते थे, लोग आते थे, व्यापार होता था, इसलिए यहाँ पर एक ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे इसको स्टैब्लिश किया जाने में आसानी हुई, सहूलियत हुई। मेनली द रीजन वॉज नोन फॉर कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क इंडस्ट्री, इंडिगो एंड सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉल्ट पीटर की वजह से ही यहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। ऑल्सो पटना और उसके आसपास का जो इलाका था वो ओपीएम प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाया करता था। तो मेनली फ्रेंच और इंग्लिश की इस मुद्दे पे लेके थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। विल सी कि हम लोग इसके बारे में कितना डिस्कस करते हैं। तो एनीवे, सिल्क इंडस्ट्री क्यों, हम लोग जानते हैं जैसे कि भागलपुर में आज भी सिल्क इंडस्ट्रीज है, तो उस समय भी बहुत अच्छा विख्यात था और अच्छे कपड़ों की, अच्छी चीज़ों की स्पेशली हर जगह हमेशा ही डिमांड रहती है। सो द रीजन वॉज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क इंडस्ट्री, इंडिगो, सॉल्ट एंड सॉल्ट पीटर। और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज लाइक पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, डैनिश, इंग्लिश, दे वर ल्यूड बाय द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पटना, सॉरी। एंड जैसा कि हमने पढ़ा है हमेशा, और हम लोग जानते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद, पलासी के बाद तो ये यहाँ पर पैट जमाना शुरू कर दिए थे, बट बक्सर के बाद इनका जो होल्ड है इस रीजन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, और ये जो रिच प्रॉस्परस रीजन था, यहाँ का होल्ड के वजह से ही ये आगे चलकर अपना पूरा ब्रिटिश एम्पायर स्टैब्लिश कर सके। बिकॉज इस रीजन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी थी, तो प्रोड्यूस बहुत अच्छा होता था, बिजनेस बहुत अच्छा होता था, ट्रेड बहुत अच्छा होता था, प्लस बंगाल के पास हमारा बे ऑफ बंगाल है, उसके वजह से हमें सी का एक्सेस था, तो सी रूट की वजह से भी ट्रेड बहुत अच्छा होता था। वेरियस रीजन थे, लेबर बहुत अच्छा मिलता था, और जो भी यूरोप में जिन चीज़ों की कमी थी वो हमें यहाँ से मिल जाया करती थी, तो यहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते थे और इस वजह से यहाँ पे ट्रेड होता था और वो सब प्रॉस्परस होता गया रीजन। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं पोर्टुगीज इन बिहार। तो पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एंटर बिहार। ये फर्स्ट यूरोपियन कंपनी थी या कंट्री थी, क्योंकि कंट्री तो आई नहीं थी, बट उनकी जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो यहाँ पर आई थी इन द 17th सेंचुरी इटसेल्फ। और उन्होंने यहाँ पर हमें मैंने मेंशन किया है हुगली, बिकॉज हुगली उस समय बिहार का ही पार्ट था, क्योंकि वो बंगाल प्रोविंस में आता था, दैट्स वाई यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है। तो 1579 80 के अराउंड इन्होंने यहाँ पर हुगली में फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। अब इसके लिए इन्होंने परमिशन ली थी। किससे परमिशन ली थी? उस समय कौन एम्परर रहा होगा? उस समय यहाँ पर एम्परर थे मुगल के, अकबर थे एम्परर, मुगल एम्परर। और किसने परमिशन सीख की थी? पोर्टुगीज कैप्टन थे पेड्रो ट्रैवर्स। पेड्रो ट्रैवर्स थे, इन्होंने परमिशन मांगी थी। ये कैप्टन थे, पोर्टुगीज कैप्टन थे, इन्होंने अकबर से परमिशन मांगी थी, और उस परमिशन के बलबूते पे 1579-80 में उन्हें फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का मौका मिला, और उन्होंने यहाँ पर स्टैब्लिश करके ट्रेड शुरू किया। अब यहाँ से जो वो चीज़ें खरीदते थे वो थे कारपेट, थे क्लॉथ्स, स्पाइसेस वगैरह जो थोड़ा बहुत यहाँ पर उगता था, एंड वो अपने साथ और भी अलग अलग स्पाइसेस लेके आते थे, चाइना के लेकर आते थे, और उसके बदले में यहाँ पे ट्रेड करते थे, कॉटन टेक्सटाइल्स खरीदते थे। तो दे ब्रॉट स्पाइसेस एंड चाइना क्ले विद देम एंड यूज देम फॉर ट्रेड इन एक्सचेंज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। कॉटन टेक्सटाइल्स के बदले पोर्टुगीज जो है यहाँ से कारपेट्स, क्लॉथ, यहाँ पे कैलिको क्लॉथ का आपने नाम सुना होगा,
कैलिको क्लॉथ। अब बोलोगे मैम कैलिको क्लॉथ क्या होता है? आपने मोटा कॉटन का कपड़ा देखा है जो बहुत ज़्यादा थिक होता है और थोड़ा रफ होता है, वो ब्लीच्ड नहीं होता है, इस वजह से शुद्ध रहता है और बहुत ज़्यादा लंबा टिकता है। और ऑब्वियसली कॉटन है तो हर मौसम में वो चलता है। तो ये जो कॉटन का कपड़ा था ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। सिल्क हो और कॉटन हो तो आप गर्म जगह पर कॉटन ही प्रेफर करोगे, और यूरोपियंस जो है ठंडी जगह से आए थे, यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी तो कंफर्टेबल फैब्रिक खोजते होंगे, इस वजह से ये डिमांड में भी था। और इस कॉटन क्लॉथ को वो बाहर भी अपने देश में एक्सपोर्ट करते थे प्लस ले भी जाते थे। ठीक है, चल अब नेक्स्ट कंट्री हम लोग देखते हैं डच, जो कि आए थे बिहार में। अब पहली जो डच फैक्ट्री है, फर्स्ट डच फैक्ट्री जो थी वो स्टैब्लिश हुई थी 1632 में, और ये अभी का जो पटना कॉलेज है उस एरिया में स्टैब्लिश हुआ था। और अगेन डच को भी किस में इंटरेस्ट था? कॉटन टेक्सटाइल में। डच वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन कॉटन टेक्सटाइल अलॉन्ग विद सॉल्ट पीटर, ओपीएम, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। फूड ग्रेन्स क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ का जो हमारा रीजन था, गंगा वैली वाला रीजन, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से यहाँ पे लोग आते थे फूड ग्रेन्स के लिए, स्पाइसेस के लिए। थोड़े बहुत स्पाइसेस जो यहाँ पर हमारे रीजन और हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो उपज होती थी उसके लिए आते थे। अब इन्होंने क्या किया, 1658 में एक प्रिंसिपल फैक्ट्री स्टैब्लिश की, दैट इज मेन फैक्ट्री स्टैब्लिश की पटना में। 1658 में एक प्रिंसिपल फैक्ट्री स्टैब्लिश की पटना में। तो ये आप चीज़ याद रखना, जो कि सोनली ट्रेड पर्पस के लिए था। और हमारे यहाँ जो है डच के ट्रैवलर्स भी आते थे, जो कि बहुत ज़्यादा एक जाने माने ट्रैवलर है। 1665 में आए थे टैवर्नियर, और उन्होंने यहाँ इस रीजन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी अपने ट्रैवलॉग में। वो छपरा गए, वहाँ के जो रिफाइनरीज थे उनको देखा, उनको विजिट किया। सॉल्ट पीटर की रिफाइनरी थी छपरा में, और उसको विजिट किया, विच वॉज मेजर सेंटर फॉर सॉल्ट पीटर रिफाइनरी इन बिहार एट दैट टाइम। दैट्स वाई ही विजिटेड ओवर देयर एंड रोट अबाउट इट इन हिज ट्रैवलॉग। ठीक है, ट्रैवलॉग में उसको मेंशन किया। अब अगेन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक डिस्प्यूट देखने को मिलेगा हमें फ्रेंच, ब्रिटिश और डच में। फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच के बीच में यहाँ पर लड़ाई हुई। क्यों हुई? बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग राइट्स ऑफ सॉल्ट पीटर। ये हुई लड़ाई ट्रेडिंग राइट्स ऑफ सॉल्ट पीटर। अब देखो यहाँ पे कौन अभी पावरफुल है सबसे ज्यादा? ये है अपने मुगल एम्परर। ठीक है, अब मुगल एम्परर जिसको भी अलाउ करेंगे वो ही वहाँ यहाँ पर फ्रीली या फिर आराम से ट्रेड कर सकता है। तो उस समय क्या हुआ था कि एक औरंगजेब के नोबल थे असद खान। ठीक है, ये जुल्फिकार खान के पिता थे। औरंगजेब का टाइम है 1703 की बात मैं बता रही हूँ, 1703 की बात बता रही हूँ। एक नोबल थे औरंगजेब के असद खान, उन्होंने क्या किया था, एक हस्बल हुक्म इशू किया था। ये एक तरह से डिग्री होती है, एक ऑर्डर होती है, और ये किया था बिहार के दीवान के लिए। किसके लिए किया था? बिहार के दीवान के लिए हस्बल हुक्म इशू किया था। अब क्यों किया था? टू बिहार के दीवान कौन थे उस समय दीवान बिहार के? देखो इसको जानने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही अभी डिस्कस हो रहा है तो मैं बता देती हूँ। वो थे मीर अबुल कासिम। ये वो वाले मीर कासिम नहीं है, ये दूसरे हैं। ठीक है, उस समय बिहार के जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनके भी बारे में मैं बता देती हूँ। गवर्नर थे बंगाल के गवर्नर थे आपके अजीमुन शान थे, या अजीमुन शान थे बंगाल के गवर्नर। और ये कौन थे? ये शाह आलम फर्स्ट के बेटे थे। शाह आलम फर्स्ट कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। तो ये जो हस्बल हुक्म इशू हुआ था वो इसीलिए था कि असद खान ने पूछा कि आप जो ये फ्रेंच, इंग्लिश और ब्रिटिश जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, क्लैरिफाई करिए कि इनका जो ट्रेड चल रहा है ये प्रॉपरली टैक्सेस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कितना हमें इनकम हो रहा है। इस चीज़ के लिए हस्बल हुकुम एक डिग्री इशू की गई थी, और उसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था, क्योंकि अगेन किसी को फेवरेटिज्म की वजह से कम टैक्सेस देने पड़ रहे होंगे और किसी को ज़्यादा देना पड़ रहा होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नवंबर 1759 में देयर वाज अ बैटल बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड डच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, इस समय तक क्या हुआ था? बैटल्स हो चुके थे। कौन कौन से बैटल हुए थे? बताओ बताओ। एक ही बैटल हुआ था उस समय, बैटल ऑफ
प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था जिसकी वजह से ट्रेचरी करके इन्होंने इस रीजन पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद अगेन ऑब्वियसली इनको प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर्स थे, तो कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करने के लिए, डच को एलिमिनेट करने के लिए देयर वाज अ बैटल बिटवीन द टू विच इज बैटल ऑफ बेदारा। इसमें ऑब्वियसली इनकी हार हुई थी। अगेन 1781 में आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर देयर वाज अ बैटल बिटवीन डच एंड इंग्लिश। इस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो हैं वो कौन थे, मेजर हार्डी। इन्होंने जो पटना का डच वेयर हाउस था उसको कैप्चर किया था। जितने भी फैक्ट्रीज थी इनकी छपरा में, सिंधिया में, इसको कैप्चर कर ली थी, बट 1784 में उनको वापस दे दिया था डच को। एंड उनको बीच थोड़ा समझौता हुआ था रिगार्डिंग ट्रेड, और इस तरह से अगेन डच को भी हरा के ब्रिटिशर्स ने इस रीजन में अपनी पैठ जमा ली थी। और इसके बाद धीरे धीरे करके डच को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया था। ये हम लोग देखेंगे कि कैसे एलिमिनेट किया, वो जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर मैंने वीडियोस बनाई क्विक रिवीजन की मॉडर्न हिस्ट्री की तो मैं जरूर उस पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंच इन बिहार। नो, फर्स्ट वी विल डिस्कस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देन वील कम टू फ्रेंच इन बिहार। फ्रेंच छोटा टॉपिक था तो मुझे लगा कि पहले हम लोग वही डिस्कस कर लेते। एनीवेज स्लाइड यही अवेलेबल है। चलो, तो सबसे पहला जो ब्रिटिश फैक्ट्री था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1620 आलमगंज रीजन में इट वाज एस्टैब्लिश्ड। एंड हालांकि ये 1621 में बंद हो गया था बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट और समथिंग। देन अगेन इट वाज रिवाइव्ड इन 1651। और ये कहाँ हुआ था, अगेन गुलजार बाग रीजन में, उसी रीजन में, पटना में, पटना सिटी का एरिया है, वहीं पर ये सारे छोटे छोटे रीजन्स हैं, आलमगंज, गुलजार बाग वगैरह। तो गुलजार बाग का जो अभी कंपनी फैक्ट्री का जो स्पेस है वो अभी यूज़ होता है गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के लिए। और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स मेनली यहाँ पर क्या किस चीज़ का ट्रेड करते थे, तो वो ट्रेड करते थे सॉल्ट पीटर का। मेन जो इनका ट्रेड होता था वो सॉल्ट पीटर का था। सॉल्ट पीटर जो है वो पटना में और उसके आसपास इलाकों में बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता था, अबंडेंस था इस सॉल्ट पीटर का। और ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स को भी कवर करते थे, मतलब कंट्रोल करते थे। हाँ, एक बात बतानी इंपॉर्टेंट है कि आप सोचोगे कि ये सॉल्ट पीटर में ब्रिटिशर्स क्यों इंटरेस्टेड थे, है ना, कि इतना क्या इनको नमक की ज़रूरत पड़ गई कि सॉल्ट और सॉल्ट का पीटर भी ये लोग यूज़ करते थे। तो सॉल्ट पीटर यूज़ होता था बहुत सारी चीज़ों के लिए। सबसे पहले तो आपको पता है यूरोपियंस है, वो लोग मीट खाते थे ज़्यादातर करके, तो ब्राइन प्रोड्यूस करने के लिए इस सॉल्ट पीटर का यूज़ किया जाता था। प्लस इसको एक्सप्लोजिव में भी यूज़ करते थे। ठीक है, एक्सप्लोजिव में यूज़ करते थे अलॉन्ग विथ चारकोल एंड सल्फर। लड़ाई के लिए यूज़ होती ही थी, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी क्योंकि अलग अलग रीजन्स को तो कब्जा करना था ना। इसके मेडिसिनल यूजेस भी थे, प्लस इसको फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज़ किया जाता था। तो सॉल्ट पीटर एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो कि नमकीन टेस्ट का होता है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि फिर आप सोचोगे कि ये सॉल्ट पीटर है क्या, इसको हिंदी में शोरा कहते हैं, शोरा। ठीक है, अब ये नाम से आप जानते होंगे। अगेन ओपियम के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो ओपियम के बारे में आपको पता ही होगा। चलो, पटना जो है वो एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, वो था कैलिको क्लॉथ, जो कि मैंने अभी मोटे कपड़े की बात की आपके सामने। तो कैलिको क्लॉथ के लिए था, ओपियम के लिए था फेमस, और सॉल्ट पीटर के लिए था। ये तीन के लिए बिहार की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और बिहार में जो इंग्लिश थे या ब्रिटिशर्स थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। अब यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की कब, ये आप याद रखना कि सबसे पहले फैक्ट्री 1620 में स्टैब्लिश की थी, लेकिन वो बंद हो गया था। फिर उसके बाद 1651 में वो लोग आए थे और उन्होंने अपनी फैक्ट्री को दोबारा से यहाँ पर रिवाइव किया था। ठीक है, 1664 में जॉब चार्नोक जो है वो हेड ऑफ फैक्ट्री पटना के नियुक्त किए गए। जहाँ जहाँ पे फैक्ट्रीज होंगे वहाँ पे चीफ को भी ऑब्वियसली अपॉइंट किया जाएगा। तो जॉब चार्नोक, इनका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है, तो ये आप याद रखना, 1664 में उनको अपॉइंट किया गया था। अब 1680 में क्या हुआ, बिहार के जो सूबेदार थे शाइस्ता खान, इन्होंने 3.5% टैक्स ब्रिटिश ट्रेड पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियसली इससे ब्रिटिश आउटरीच होंगे ही। अभी हुआ क्या था कि अब ये क्यों हुआ था, इसके भी एक बैकग्राउंड है। 1678 में ना प्रिंस आजम, 1678 में प्रिंस आजम ने सक्सीड किया था सैफुद्दीन महमूद को अंडर द टाइटल ऑफ साफी खान। ठीक है, और ये किसने किया था अपॉइंट, औरंगजेब ने इनको अपॉइंट किया था एज गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, तो जब ये गवर्नर बने तो जो चीफ थे उस समय इंग्लिश फैक्ट्री के, उनको बोला गया कि आप आओ विजिट करो।
यहाँ पर गवर्नर नए अपॉइंट हुए तो उस समय थे मिस्टर पीकॉक, ठीक है, वो थे हेड। तो मिस्टर पीकॉक को बोला गया कि आप आओ, विजिट करो इनको, थोड़ा तीमारदारी करो ताकि आपको इजी हो, ट्रेड करने में आसानी हो। लेकिन ये नहीं आए और इसकी वजह से उनको ज़बरदस्ती बुलाया गया। दिस वॉज रिगार्डेड एज डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द रूलर ऑफ द रीजन, और उनको ज़बरदस्ती बुलाया गया एंड ही वॉज प्रेशराइज टू प्रेजेंट गिफ्ट्स टू हिम। अब 1697 में हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे, इसके पहले क्या हुआ था ये भी मैं बता देती हूँ। 1697 में क्या हुआ, अजीम उल शान को बिहार का गवर्नर डिक्लेयर किया गया। साफी खान थे, साफी खान के बाद अजीम उल शान आए, कब, 1697 में। 1697 में इनको गवर्नर ऑफ बिहार बनाया गया। अभी ये भी, इसके भी पीछे एक कहानी है, इनकी लड़ाई हो गई थी मुर्शिद कुली खान से, तो इस वजह से इनको औरंगजेब ने कहा कि तुम थोड़ा इंपीरियल फाइनेंशियल कंट्रोल से दूर रहो, इस वजह से ही लड़ाई हुई थी और इनको फिर बिहार संभालने को भेज दिया गया था, ठीक है। तो अजीम ने ही फिर आगे जाके, जो कि लास्ट गवर्नर थे औरंगजेब के टाइम के, उन्होंने फिर जाकर ब्रिटिशर्स को अलाउ किया था कि ठीक है आप चलो अच्छे से आप एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करो बिहार में, मेन फैक्ट्री स्टैब्लिश करो इन 1703। हालांकि आगे चल के वापस से फारूक सियार जब आए थे 1713 में, तो उन्होंने जो फैक्ट्री थी उसको बंद करवा दिया था, अगेन फिर से उसको चालू करवाया था, बिकॉज ब्रिटिशर्स ल्यूर करने में और अपने टैक्टिक्स से अपना काम निकलवाने में बहुत ज़्यादा माहिर थे, ठीक है। तो इस वजह से अगेन फारूक सियार को भी किसी तरह से इम्प्रेस करके, वो हम लोग पढ़ेंगे कैसे किया था, इम्प्रेस करके बिहार बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का परमिशन ले लिया था। हाँ, ये हमने देख लिया कि किस तरह से 1713 में पटना की फैक्ट्री बंद हो गई थी फारूक सियार की वजह से, लेकिन फिर 1717 में वापस, 1718 में ओके वापस खुलवा लिया गया था। या 1717 इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेरे को प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ कि 1717 में फारूक सियार ने क्या किया था, ऐसा कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आके आराम से ट्रेड करने लगे थे। तो फिर 1733 में क्या हुआ, अलीवर्दी खान जो है वो बने नायब नाजिम ऑफ बिहार, और यहाँ से अलीवर्दी खान का रूल जो है बिहार में शुरू हो गया। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पक्का से बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आप वेट करो। अभी के लिए इतना जान लो कि 1740 में अलीवर्दी, सॉरी नहीं, 1740 में तो देयर वाज अ बैटल बिटवीन अलीवर्दी एंड सरफराज खान, जो कि बंगाल रीजन को संभालते थे। तो अलीवर्दी खान को नायब नाजिम अपॉइंट किया गया बिहार का 1733 में। हाँ, मैंने ये 4 बार बोल दिया। अब हम लोग देखते हैं कि 1740 में इन्होंने सरफराज खान को युद्ध में हरा दिया था, और उसके बाद ये जो पूरा रीजन है बंगाल और बिहार का, उसको कंट्रोल अपने ले लिया था। और कंट्रोल लेके मुगल एम्परर को उस समय ट्रिब्यूट पे करके इन्होंने कहा कि मैं आपको इतना टैक्सेस दे रहा हूँ, इतना मैं आपको पेशगी दे रहा हूँ, इसके बदले में आप मुझे इस रीजन पे रूल करने दीजिए। तो मुगल एम्परर थे उस समय मोहम्मद शाह, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम करो। उनको तो बस मतलब था कि जो ये रीजन है ये उनके अंडर रहे, और अलीवर्दी खान को चाहिए था कि वो इस रीजन पे शासन कर सके। यही है हमारे अलीवर्दी खान, ठीक है। अब 1750 में क्या हुआ कि अलीवर्दी खान ने जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी उसको, पटना में जो फैक्ट्री थी उसको बंद करवा दिया। ये इसके पीछे भी बैकलॉग है। तो वो ऐसी कहानी है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं, क्योंकि इसके पहले इस रीजन में बहुत ज़्यादा मराठाओं का इन्वेजन हो रहा था, मराठा इनकर्जन हो रहा था, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, है ना। तो जब बैटल ऑफ घारिया हुआ, बैटल ऑफ घारिया जिसमें सरफराज खान को इन्होंने हराया था, उसके बाद की कहानी है ये। उसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह चल रहे थे इनके शासनकाल में विद इन द एम्पायर, दैट विद इन द रीजन दैट इज बिहार इटसेल्फ। बहुत लोग पीछे पड़े थे अपना इस रीजन पे होल्ड बनाने के लिए, है ना। तो जब मराठा इन्वेजन हो रहा था, तो मराठा इन्वेजन के समय इन्होंने बोला कि, ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमें अपनी फैक्ट्री को सेफ गार्ड करने के लिए आप कुछ परमिशन दो ताकि हम लोग एक दीवार खड़ा कर सके। ये मराठा इन्वेजन हो रहा था अराउंड 1743। ये हो रहा था अंडर पेशवा बालाजी बाजीराव। ये जो मराठा इन्वेजन हो रहा था ये हो रहा था अंडर पेशवा बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमें एक दीवार बनाने दीजिए अपनी फैक्ट्री कर रहा हूँ, ताकि हम अपना एंट्रेंचमेंट बनाने दीजिए, ताकि हम अपनी जो फैक्ट्री है उसको सेफ गार्ड कर सके। तो ये एंट्रेंचमेंट मेजरली इन्होंने अपने फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है उसके लिए बनवाने के लिए परमिशन ले लिया, ठीक है। उस समय अलीवर्दी खान को इनकी चालाकियों के बारे में ज़्यादा खबर नहीं थी। उनको लग रहा था कि ये नॉर्मल बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, यहाँ पर आए हैं ट्रेड करने के लिए, और उसी हिसाब से इनको परमिशन दे रहे थे। लेकिन आगे चल के जब अलीवर्दी खान ने देखा कि कर्नाटक रीजन में ये किस तरह से जो एम्परर है उसको, नवाब है उसको सबड्यू करके ये अपना पूरी तरह से कंट्रोल उस रीजन में कर रहे हैं, तो उस समय ये इनकी
नींद खुली, सॉरी, इनको समझ आया, जो यूरोपियंस की चाल थी वो इनको समझ आई कि किस तरह से ये पूरा पावर हड़पना चाह रहे हैं। ये यहाँ पर सिर्फ ट्रेड करने नहीं आए, ये रूल करना चाह रहे हैं, ये पूरा पैसा लेना चाह रहे हैं, ये थोड़ा ट्रिब्यूट नहीं देना चाह रहे हैं, ये जो पूरा इनकम है ये लेना चाह रहे हैं। तो उस वजह से अलीवर्दी खान ने ज़बरदस्ती जो पटना की फैक्ट्री, जो पटना में वो ट्रेड करते थे, उसको रुकवाया और उनको बोला कि चलो आप अब यहाँ से निकलो, आप आगे देखो, ठीक है। तो 1750 तक यहाँ पर बिहार में ऐसा चलता रहा। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अलीवर्दी खान के डेथ के बाद 1756 में उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद सिराजुद्दौला बने थे यहाँ के नवाब, उन्होंने सक्सीड किया था। ये अलीवर्दी खान के ही नाती थे कह सकते हैं हम लोग, उनकी सबसे छोटी बेटी के बेटे थे। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सिराज के बाद फिर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है बैटल ऑफ पलासी, जिसके बाद सिराज को मार दिया गया था, मिरन ने मारा था सिराज को, और उसके बाद फिर पलासी के बाद तो पूरा ब्रिटिश कंट्रोल इस रीजन में आ ही गया था। तो चलो एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं फ्रेंच इन बिहार। तो फ्रेंच जो है अगेन बहुत ज़्यादा रूल नहीं कर पाए थे, बिकॉज इंग्लिश यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल थे, उनकी स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा काम कर रही थी इनके फेवर में। लेकिन फ्रेंच भी है ब्रिटिशर्स की तरह यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे ट्रेड करने के लिए, और वो भी सॉल्ट पीटर में इंटरेस्टेड थे, है ना। सॉल्ट पीटर, ओपियम, टेक्सटाइल वगैरह में इंटरेस्टेड थे। तो 1664 में इन्होंने सबसे पहले 1664 में इनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, और इनकी जो ट्रेडिंग सेंटर है इनका वो 1734 में यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। क्यों? अगेन हम लोग जानते हैं कि पटना उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रेडिंग सेंटर था, इस वजह से ये आए थे। 1757 में हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में लड़ाइयाँ हुई। उन्होंने चंद्रनगर को कैप्चर कर लिया, और ये बेसिकली हुआ था बैटल ऑफ पलासी के बाद, जब फ्रेंच जनरल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से बाहर निकाल दिया था, और उसके बाद जो उनके वेयर हाउसेस वगैरह थे उसको कैप्चर करके अपने अधीन रख लिया था, है ना। और इस वजह से अब क्या हुआ, जब बैटल ऑफ पलासी के बाद पूरा कंट्रोल आ गया ब्रिटिशर्स का फ्रेंच फैक्ट्रीज पे, तो उनको बोला कि चलो अब अपना बोरिया बिस्तर बांध दो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ से निकलो वेस्ट की ओर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो वीडियो है रिगार्डिंग यूरोपियंस इन बिहार वो खत्म होता है। मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको शॉर्ट में ये वीडियो के बारे में बता सकूं, ये टॉपिक के बारे में बता सकूं। इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर एरर्स होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एंड ऑल्सो कुछ वीडियोस अगर जो हमारे पास कम टाइम है उसमें अगर आपको शॉर्ट टाइम में चाहिए शॉर्ट नोटिस पे रिविजन के लिए वीडियोस, तो आप मुझे ज़रूर बताओ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।